हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए राजेंद्र प्रसाद जी का चैप्टर है आपका भारतीय संस्कृति। ठीक है बेटा, किसका चैप्टर है आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चैप्टर है आपका भारतीय संस्कृति। ठीक है, तो आज हम जान लेते हैं 10th क्लास के लिए, यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए भारतीय संस्कृति। देखते हैं बेटा, कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो। राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भारत देश से बिल्कुल भी अपरिचित हो, अपरिचित का अर्थ हो गया अनजान हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे, यानी कि भारत के एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक सफर करे, तो उसको देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी। तो उसे देश के अंदर इतनी अर्थात बहुत अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। विभिन्नताएं का अर्थ क्या हो गया? अनेक रूपता। ठीक है, अनेक रूप से देखने को मिलेंगे कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि एक कई देशों का समूह है। वह क्या कहने लगेगा? वह कहने लगेगा कि यह एक देश नहीं है बल्कि यह कई देशों का समूह है, जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष कर ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं बिल्कुल भिन्न है। आगे समझ में? प्राकृतिक विभिन्नताएं यानी कि प्रकृति की भी अनेक रूपता। ठीक है, तो प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की और इतनी गहरी आएगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती है। यानी कि एक महाद्वीप के अंदर ही प्रकृति की अनेक रूपता देखने को प्राप्त हो सकती है। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर पर मिलेंगी, एक कोने पर हिमालय पर्वत, एक कोने पर हिमालय के एक कोने पर बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां प्राप्त होंगी। और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा, जैसे जैसे वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ेगा, तो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों यानी कि गंगा और यमुना के जल समतलों को छोड़कर फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सहादे, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। आगे समझ में? आगे देखते हैं, पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। पश्चिम से पूर्व तक यानी कि पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा तक जाने के लिए भी उसे अनेकों प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देता, समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम जिसमें न कभी सर्दी होती है और न गर्मी देखने को मिलेगी। आगे समझ में? अगर असम की पहाड़ियों में वर्षा में 300 इंच की वर्षा, अगर असम की पहाड़ियों में 300 इंच की वर्षा मिलेगी, तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी। जैसलमेर की गर्म जलती हुई भूमि भी प्राप्त होगी। तप्त भूमि का अर्थ क्या हो गया? जलती हुई भूमि। ठीक है, जहां साल में दो चार इंच भी वर्षा नहीं होती, जहां एक साल में 2-4 इंच की भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, कोई भी ऐसा अन्न नहीं है जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, और कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जाए। कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो। भूगर्भ का अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी का भीतरी भाग। ठीक है, जो यहाँ यानी कि कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं है जो इस भारत देश के पृथ्वी के भीतरी भाग में न पाया जाता हो, अर्थात भूगर्भ में न पाया जाता हो। और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा, आब का अर्थ हो गया बेटा पानी। ठीक है, और हवा कहते हैं वायु। ठीक है, तो पानी और वायु का असर इंसान के रहन सहन पर, मनुष्य के रहन सहन और खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत
तो इसका जीता जागता सबूत क्या है? भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। इसका जीता जागता सबूत कौन देता है? भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में बसने वाले लोग। इसी तरह मुख्य मुख्य भाषाएं, इसी तरह अनेकों प्रकार की अलग अलग भाषा, अनेकों प्रकार की भाषाएं भी कई प्रचलित हैं। और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर, यहाँ पर बोलियों की, भारतवर्ष में बोलियों की कोई गिनती ही नहीं है। यहाँ पर एक कहावत मशहूर है। कौन सी कहावत है वो? कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। क्या कहते हैं? कोस कोस पर, प्रत्येक कोस पर यहाँ पर एक क्या बदल जाता है? पानी बदल जाता है। और चार कोस पर वाणी, और जैसे ही हम चार कोस चलते हैं तो यहाँ पर बोली भी परिवर्तित हो जाती है। आगे समझ में? आगे देखते हैं बेटा। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, वहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों कहते हैं अलग अलग वर्ग के, ठीक है? तो अलग अलग धर्मों के और अलग अलग वर्ग की भी गिनती आसान नहीं, वर्गों की गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर, यानी कि इन अनेक रूपताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह देश नहीं, अनेक देशों का एक समूह है। आगे समझ में? तो इस प्रकार की अनेक रूपता को देखकर जो अनजान मनुष्य होगा वह घबरा कर कह उठेगा यह एक देश नहीं है, यह अनेक देशों का समूह है। यह एक जात नहीं, अनेक जातियों का समूह है, ठीक है? अनेक जातियों का समूह है। तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, यानी कि जो उसकी गहराई में नहीं जाता है, विभिन्नता ही देखने को, आयु से विभिन्नता ही देखने को प्राप्त होगी। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की परंतु विचार करके देखा जाए तो इन अनेक रूपताओं की जड़, तय का अर्थ हो गया जड़, में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है। एक ऐसी समता यानी कि समानता, समता का अर्थ क्या हो गया? समानता और एकता फैली हुई है, जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। आगे समझ में? एक समानता और एकता ठीक उसी प्रकार से पिरो लेती है और पिरो करके एक सुंदर समूह बना लेती है, जिस प्रकार से रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मड़ियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है। हो गया क्लियर? जिसकी प्रत्येक मड़ या फूल दूसरों से न तो अलग है और न हो सकती है, और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं, अर्थात आकर्षित नहीं करता है, बल्कि मोहता का अर्थ क्या हो गया? आकर्षित करना, ठीक है? आकर्षित करता है, बल्कि दूसरों की सुंदरता में वह स्वयं सुशोभित होता है। आगे समझ में? दूसरों की सुंदरता में वह स्वयं सुशोभित होता है, और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। सुशोभित का अर्थ क्या होगा? शोभायमान करना, ठीक है? यह केवल एक काव्य किसे कहते हैं बेटा? काव्य कहते हैं बेटा जो कविता होती है, ठीक है? तो कविता के लिए कहेंगे काव्य की भावना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। ऐतिहासिक का अर्थ क्या हो गया? इतिहास से संबंध, ठीक है? इतिहास से संबंध जो रखने वाला होगा उसे कहेंगे हम ऐतिहासिक सत्य, ठीक है? जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए, अस्तित्व का अर्थ क्या हो गया बेटा? अस्तित्व का अर्थ हो गया बेटा सत्ता को रखते हुए, ठीक है? अस्तित्व सत्ता को रखते हुए, ठीक है? तो अनेकानेक अनेकों प्रकार के जलप्रपात कहेंगे बेटा झरनों के लिए, ठीक है? अनेकों प्रकार के झरनों और प्रवाहों का अर्थ क्या हो गया? प्रवाह कहेंगे वेग के लिए, ठीक है? प्रवाहों का संगम स्थल का अर्थ क्या हो गया? संगम स्थल का अर्थ हो गया बेटा मिलने का स्थान, ठीक है?
तो प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। प्रकांड, प्रकांड का अर्थ क्या हो गया? प्रकांड का अर्थ हो गया बेटा बहुत बड़े रूप में, ठीक है। और प्रगाढ़, प्रगाढ़ का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रगाढ़ का अर्थ हो जाएगा बेटा गहरे, गहरा, ठीक है। तो बहुत बड़े और गहरे समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम, उद्गम का अर्थ क्या हो गया? उद्गम का अर्थ हो गया बेटा निकलने का स्थान, ठीक है। तो इन नदियों के निकलने का स्थान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के निकलने के स्थान भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं। इनकी धारा भी अलग अलग बही है और देश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रही है, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है। आगे समझ में, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है, यानी कि जो निकलने का स्थान और मिलने वाले स्थान में एकता हो जाती है, एक हो जाता है, ठीक है। आगे समझ में, आगे देखते हैं बेटा। देखो, आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। आज हम इसी निर्मल, निर्मल का अर्थ क्या हो गया? स्वच्छ। आज हम इसी स्वच्छ, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, इच्छा का अर्थ क्या हो जाएगा? जिज्ञासा, ठीक है। और हमारी जिज्ञासा, अभिलाषा, अभिलाषा का भी अर्थ इच्छा हो जाएगा, ठीक है। हमारी इच्छा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमरत्व यानी कि अमरता देता रहे, अमरता प्रदान करता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों, जो जमाने के हजारों धक्कों, ठीक है, जो जमाने के हजारों धक्कों को बर्दाश्त करता हुआ, बर्दाश्त का अर्थ हो गया बेटा सहन करता हुआ, ठीक है, हजारों धक्कों को सहन करता हुआ आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। क्या कर आज हमारे अस्तित्व को यानी कि हमारी सत्ता को, ठीक है, या फिर सत्ता कह सकते हैं या विद्यमान रहना कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारी सत्ता को कायम रखे हुए है और रखेगा, जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं, जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं। क्या कह गए हैं हमारे कवि इकबाल? देखते हैं बेटा, हमारे कवि इकबाल कह गए हैं, देखो क्या कह गए हैं हमारे कवि इकबाल। देखो देखो, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर जमा हमारा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। देखो, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। नैतिक, नैतिक का अर्थ क्या हो गया बेटा? नैतिक का अर्थ हो गया चरित्र संबंधी, ठीक है। तो यह एक चरित्र से युक्त और आध्यात्मिक आत्मा से संबंधित स्रोत है, ठीक है। यह एक नैतिक यानी कि चरित्र से संबंधित और आत्मा से संबंधित स्रोत है, जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। यानी कि जो अनंत काल से यानी कि अनेकों कालों से प्रकट और अप्रकट रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। कभी कभी मूर्त रूप होकर, मूर्त का अर्थ क्या हो गया? साकार रूप में, कभी कभी साकार रूप में वह हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक साकार रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। यानी कि मूर्त का अर्थ क्या हो गया? साकार। तो कहने का अर्थ क्या हो गया? हमने ऐसे ही एक साकार रूप को अपने बीच में चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, ठीक है। और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर, जिसने अमरत्व यानी कि अमरता की, जिसने अमरता की याद को दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में
हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल, यानी कि हमारी सूखी हड्डियों में नई त्वचा को डालकर हमारे मृत प्राय का अर्थ क्या हो जाएगा? लगभग मरा हुआ। मृत प्राय का अर्थ क्या हो गया? पूर्ण रूप से मरा हुआ नहीं है, लेकिन आधा अर्ध अवस्था में मरा हुआ, ठीक है, तो लगभग मरा हुआ कह सकते हैं इसे। तो हमारे मृत प्राय लगभग मरे हुए शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। मुरझाए हुए का अर्थ क्या हो गया बेटा? उदास दिलों को, ठीक है। तो क्या किया कि हमारे शरीर में नए प्राणों को डाल करके और हमारे उदास हुए दिलों को पुनः खिला दिया। वह अमरत्व सत्य और अहिंसा का है। वह अमरत्व किसका है? सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है, ठीक है। जो क्या है? जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के लिए आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता। प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं और जिसका अर्थ क्या हो गया? मनुष्य की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता को भी स्थापित कर सके। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है, ठीक है, यानी कि व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध प्रतीत होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो, यानी कि बाधा पहुंचाने वाला हो, तो संघर्ष पैदा होता है, यानी कि विरोध उत्पन्न हो जाता है, आपसी विरोध उत्पन्न हो जाता है। और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है, यानी कि यह आपसी विरोध तभी दूर हो सकता है जब उसके विकास के पथ अहिंसा के हों, यानी कि जब उसके विकास के पथ कैसे हों? विकास का मार्ग अहिंसा का हो। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है, यानी कि हमारी देखो, यहाँ से देख लो, हमारी सारी संस्कृति संघर्ष पैदा हो जब उसके विकास का पथ अहिंसा के हों। हमारी सारी संस्कृति का मूल आधार क्या रहा है? मूल आधार का अर्थ क्या हो गया? मुख्य आधार क्या रहा है? अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ हमारे नैतिक, यानी कि नैतिक का अर्थ क्या बताया था मैंने? चरित्र संबंधी, ठीक है। जहाँ हमारे चरित्र संबंधी सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा का ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, ठीक है। आगे समझ में? अहिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है। हो गया क्लियर? दूसरा रूप त्याग है, अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या नाम क्या है? स्वार्थ है। स्वार्थी मनुष्य का होना। आगे समझ में? जो प्रायः दिखाई दे रहा है बेटा? देखो, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है, जो प्रायः भोग के रूप में, यानी कि सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करने के रूप में, ठीक है। तो जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है, पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है। परंतु हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कही गई है, क्या कही गई है? तेन त्यक्तेन भुंजी था, यानी कि त्याग पूर्वक भोग करो। श्रुति का अर्थ क्या है? वेद, ठीक है। वेदों में कहा गया है कि त्याग पूर्वक भोग करो, ठीक है। इसके बारे में जो आपका श्लोक है, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। जो वंदना है आपकी, संस्कृत वंदना, उसमें आपका श्लोक है ईशावास्यमिदं सर्वम, ठीक है। तो उसी में आपको ये बताया गया है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, ठीक है। तो त्याग पूर्वक भोग करो। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं?
इसी के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक यानी कि चरित्र संबंधी चेतना, हमारी सारी चरित्र संबंधी चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। इसीलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छतापूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों का अर्थ मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, क्या होगा? संप्रदायों का अर्थ हो गया वर्ग, ठीक है। तो भिन्न भिन्न धर्मों और भिन्न भिन्न वर्गों को स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित स्फुटित का अर्थ क्या हो गया? खिला हुआ, ठीक है, खिला हुआ होने दिया। भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने में अभिन्न भाव से मिल जाने दिया। आगे समझ में? भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिलने दिया। और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार की जोर पर नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। प्रेम और सौहार्द से स्पर्श की। सौहार्द का अर्थ क्या हो गया? सौहार्द का अर्थ हो जाता है बेटा आपका सद्भाव, ठीक है। प्रेम और सद्भाव के द्वारा स्थापित की। दूसरों के हाथों और पैरों पर घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया। दूसरों के हाथ और पैरों पर संपत्ति पर जबरदस्ती से कब्जा नहीं किया। उनके हृदयों को जीता और इसी वजह से प्रभुत्व यानी कि अधिकार, ठीक है, अधिकार जो चरित्र और चेतना का अधिकार है, आज भी बहुत अंशों में कायम है, ठीक है। कायम है का अर्थ हो गया विद्यमान है, ठीक है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं, जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में यानी कि बहुत से भागों में भूल चुके हैं और भूलते हुए जा रहे हैं। आगे देखते हैं बेटा। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड यानी कि दुष्कर कठिन है परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य यानी कि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न, ठीक है, हर प्रकार की प्रकृति के द्वारा उत्पन्न और मानवकृत यानी कि मनुष्य के द्वारा उत्पन्न, ठीक है, विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों को सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई है। हम लोगों की जो सृजनात्मक शक्ति है वह कम नहीं हुई है। सृजनात्मक का अर्थ क्या हो गया? सृजनात्मक का अर्थ हो गया यानी कि जो नवीन शक्ति है, नवीन शक्ति कम नहीं हुई है। आगे समझ में? नए निर्माण की शक्ति कम नहीं हुई है, ठीक है। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे विभिन्न संप्रदायों यानी कि विभिन्न वर्गों का उत्थान पतन, उन्नति और अवनति, ठीक है, उत्थान और पतन हुआ। आगे समझ में? उन्नति और अवनति हुई। हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए यानी कि हम विदेशियों से भयभीत हुए और पद से हटाए गए। पददलित का अर्थ हो गया पदच्युत होना यानी कि पद से हटाए जाना, ठीक है। पददलित हुए। हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। यानी कि सृजनात्मक शक्ति का अर्थ मैंने अभी आपको क्या बताया था? नवीन निर्माण की शक्ति हमारी बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में यानी कि दुर्दिनों का अर्थ हो गया बेटा कठिन दिनों में, ठीक है। दुर्दिनों का अर्थ क्या हो गया? हम अपने कठिनाई के दिनों में, बुरे दिनों में भी ऐसे मनीषियों का अर्थ होता है विद्वान, ठीक है, ऐसे विद्वानों और कर्मयोगियों यानी कि कर्म करने वाले कर्मठ या
कार्य करने में कुशल, ठीक है। तो ऐसे कर्मठ योगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते अपनी दास्ता के दिनों में, यानी कि अपनी दास्ता के दिनों में, यानी कि परतंत्रता के दिनों में हमने परतंत्रता, यानी कि दास्ता का अर्थ हो गया बेटा जैसे कि हम जब जिस समय हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक है। तो हमने अपनी दास्ता के दिनों में, ठीक है, परतंत्रता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ, यानी कि गांधी जैसे कार्यकुशल धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को और रविंद्र जैसे विद्वान कवि को और अरविंद तथा महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान, उद्भट, हमने अनेकों उद्भट का अर्थ हो गया बेटा उत्तेजित, ठीक है। हमने ऐसे अनेक उत्तेजित विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए, ठीक है, पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। इन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं। इन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, यानी कि समाप्त हो गईं। उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। आगे समझ में बेटा, क्या कर सके, हम अपने आध्यात्मिक गौरव को बनाए रख सके। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना, यानी कि समूह के रूप में कार्य करने की जो जागृति है, ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है, ठीक है। आकाश से भी अधिक व्यापक है। व्यापक का अर्थ क्या हो गया, आकाश से भी अधिक विशाल है। इतनी एकता है हमारे देश में, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरी बात जो इस संबंध में विचार रही है, यानी कि विचार करने के योग्य है, वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। आगे समझ में, जो सामूहिक चेतना क्या कहेंगे कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना का अर्थ क्या हो गया बेटा, समूह के रूप में जागृत होना ही हमारे देश का प्राण है। एक समूह के रूप में जागरूक होकर के कार्य करना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से, यानी कि चरित्र संबंधी चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, ठीक है, नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे प्रदेश और वर्ग, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। आगे समझ में, आपस में बंधी हुई हैं, जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। आगे समझ में, क्या बापू ने जनसाधारण को, यानी कि साधारण जनता को बुद्धिजीवियों, यानी कि बुद्धिजीवियों का अर्थ क्या हो गया बेटा, बुद्धिजीवियों का अर्थ हो गया बेटा आपका समाज का प्रबुद्ध वर्ग, ठीक है, साधारण जनता और समाज के बुद्धिमान व्यक्तियों, ठीक है, का वर्ग के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए, यानी कि तैयार करने के लिए इसी नैतिक चरित्र संबंधी चेतना का सहारा लिया था। आगे समझ में, अहिंसा का अर्थ क्या होता है, हिंसा न करना, ठीक है। तो अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसीलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो यह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी
और इसी में उनकी सफलता थी। आगे समझ में, इसी में उनकी सफलता थी। आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। देखो देखो यहां से देखते हैं आगे। मैं तो यही समझता हूं, राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, मैं तो यही समझता हूं कि यदि हमें अपने समाज और देश में, यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। पुनरावृत्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? पुनरावृत्ति का अर्थ हो जाएगा बेटा पुनः नहीं दोहराना है। ठीक है, तो यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों को पुनः नहीं दोहराना है, ठीक है, यानी कि दोबारा से नहीं दोहराना है, जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष होते हैं, यानी कि जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष होते हैं, संघर्ष कहेंगे बेटे विरोध, ठीक है, झगड़े उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। ठीक है, अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। आर्थिक व्यवस्था का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? आर्थिक व्यवस्था का अर्थ हो जाएगा बेटा धन का वितरण और उपभोग। ठीक है, धन का वितरण और उपभोग करना चाहिए, अर्थात उसके पीछे वैयक्तिक लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। उसके पीछे व्यक्ति के लाभ, वैयक्तिक यानी कि एक व्यक्ति के, ठीक है, व्यक्ति के लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर के, मुख्य रूप न होकर के, एक व्यक्ति का लाभ और एक व्यक्ति के भोग की भावना मुख्य न होकर के वैयक्तिक त्याग, व्यक्तियों का त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना को ही श्रेष्ठ समझना चाहिए, प्रधान होनी चाहिए, यानी कि श्रेष्ठ होनी चाहिए। आगे समझ में, आगे देखते हैं। हमारे प्रत्येक देशवासियों को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। वैयक्तिक स्वार्थों यानी कि व्यक्तियों के स्वार्थों और सत्वों का अर्थ क्या हो गया? अधिकारों। ठीक है, व्यक्तियों के स्वार्थों और अधिकारों पर जोर न देकर वैयक्तिक कर्तव्य, व्यक्तियों के कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए। और हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है, कैसे? किसी भी, देखो यहां से देख लो, हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है। आगे समझ में, बड़ा प्रभाव हुआ करता है और परिणाम भी होता है उसका। यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों न हो, एक छोटे से उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है। एक सम्मिलित परिवार है, ठीक है, एक सम्मिलित परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति एक नैतिक भावना से कार्य करता है, चरित्र संबंधी भावना से कार्य करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक वह सुख पहुंचा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है करता है। उपार्जन यानी कि अर्जन करना, ठीक है, अर्जन करता है। सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं है, उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए, अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए, यानी कि अर्जन करना चाहिए। आगे समझ में, अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए। और उपार्जन करता हो तो भी सब व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना होगा जितना कि प्रथमोक्त स्थिति में और सामूहिक संपत्ति
दोनों परिस्थितियों में बराबर होगी और उसका बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख होगा। पर इन दिनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर यह पड़ जाएगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं, क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है और दूसरों से संघर्ष अनिवार्य है। यानी कि दूसरों से संघर्ष अनिवार्य है क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है। प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं और यदि संसार का संघर्ष मिटता है तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा, उसी भावना को सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति के बीच हो चाहे देश के बीच हो, वर्तमान रहेगा ही। आ गया समझ में? आगे, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। अद्भुत यानी कि अद्भुत का अर्थ क्या हो गया? आश्चर्यजनक। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में आश्चर्यजनक और अतुल यानी कि जिसकी तुलना न की जा सके। अतुलनीय का अर्थ होता है जिसकी तुलना न की जा सके। ठीक है, तो आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में आश्चर्यजनक और अतुलनीय शक्ति दे रहा है, यानी कि जिसकी तुलना न की जा सके, तुलना से रहित। ठीक है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। एक व्यक्ति का समूह के उत्कर्ष का अर्थ क्या हो गया? उन्नति। ठीक है, उसका उपयोग व्यक्ति और समूह की उन्नति और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना चाहिए, यानी कि उस भावना को जागरूक रखना चाहिए और उसे जागरूक रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथों में रखना चाहिए जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे। अहिंसात्मक, आगे समझ में? अहिंसा का अर्थ क्या बताया? यानी कि हिंसा न करना और त्याग की भावना की ओर उत्साहित करे। आगे समझ में? प्रोत्साहित का अर्थ हो गया उत्साहवर्धन करना। ठीक है, और भोग वासना को दबावे। भोग का अर्थ क्या हो गया? सांसारिक वस्तुओं का उपयोग करने की जो वासना है उसे दबाए रखे। नैतिक अंकुश का अर्थ क्या हो गया? सदाचार का बंधन। ठीक है, सदाचार के बंधन के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। सदाचार के बंधन के बिना शक्ति मनुष्य के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना की भावना ही दे सकती है। वह नैतिक अंकुश, यानी कि नैतिक अंकुश का अर्थ क्या बताया था? वह सदाचार का बंधन चेतना की भावना ही दे सकती है, यानी कि जागरूक होने की भावना ही दे सकती है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है। परिमित का अर्थ हो गया सीमित। ठीक है, वही उस शक्ति को सीमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी, यानी कि उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है, यानी कि विचार करने योग्य है कि भारत के प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। इस बारे में दो बातें विचार करने योग्य हैं। क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं, ठीक है, साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों की संगलिपि अर्थात देवनागरी में भी छपवाने का आयोजन करें। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों
को देवनागरी में भी छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत के लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में जितना साम्य है, जितना साम्य है कि इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों को स्वल्प का अर्थ होता है थोड़ा, ठीक है, तो दूसरी भाषाओं की कृतियों को थोड़े परिश्रम में ही समझ जाएगा। आगे समझ में, थोड़े से परिश्रम में ही समझ जाएगा। आगे देखते हैं। देखो, दूसरी बात यह है कि ऐसी संपदा की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला, यानी कि आदान प्रदान का क्रम, ठीक है, अनुवाद द्वारा आरंभ करें। आदान प्रदान का सिलसिला यानी कि आदान प्रदान का क्रम आरंभ करें। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम यानी कि मिलन, ठीक है, स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यकारों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा, साहित्यकारों का उत्साहवर्धन भी कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वस्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। इन सब विषयों पर हमको एक प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है जो इस भावना में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुतबा दी थी। उसने गर्व के साथ खुतबा दिया था। क्या खुतबा दिया था उसने? गर फिरदौस बर रुए जमीनस्त हमी अस्तो। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ है। क्या छपवाया उन्होंने? देखो इसका अर्थ देख लो। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहीं है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल के मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया हो। आगे समझ में क्या कह रहे हैं कि सत्य और सेवा का आदर्श सारे पृथ्वी मंडल में मानव जीवन, मनुष्य के जीवन का मुख्य यानी कि श्रेष्ठ आधार और प्रधान प्रेरणादायक शक्ति का केंद्र हो गया हो। आगे बेटा समझ में। तो ये था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चैप्टर, आपका भारतीय संस्कृति। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं बेटा इसके अभ्यास प्रश्न आपको कराऊंगी। अभ्यास प्रश्न करने से पहले आप इस चैप्टर को अवश्य पढ़ें। ठीक है, पहले आप जब चैप्टर पढ़ लोगे, इसकी व्याख्या को समझ लोगे, इसके शब्दों के अर्थ को समझ लोगे, तो आप इसके अभ्यास प्रश्न तुरंत कर लोगे। ठीक है, तो ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।